प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ वीजीएस क्लासेस। स्वागत है आप सभी का वीजीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास करंट अफेयर्स में है और एक बार बता दीजिएगा सभी को आवाज आ रही कि नहीं, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। जो छात्र छात्राएं इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं हो जाएं, क्योंकि देश दुनिया के बारे में एक सटीक और सही और विस्तृत जानकारी मिलने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे इनोवेशंस हुए हैं या हो रहे हैं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हो, या कुछ भी जो दुनिया में हो रहे हैं, सत्ता परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीजें जानने को मिलती हैं। यानी जिसे समसामयिक घटनाक्रम कहा जाता है। एक बहुत अच्छा क्लास आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जानकारियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही सहायक होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए आप सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच हमारा, जो सुबह 9:10 से स्टार्ट होगा। सभी छात्र छात्राएं इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। वीजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे 2199 इसकी फीस है, लेकिन अभी इस पे 20% ऑफ चल रहा है। यानी रिपब्लिक डे ऑफर मिलेगा आपको। इस पे 20% ऑफ रिपब्लिक डे ऑफर मिलेगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस खिलाड़ी को एशियाई बॉक्सिंग परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है? हिरोकी योका, डिंको सिंह, क्रिस जॉन, विजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति दिख रहे हैं, और एक समय था, एक दशक था, जिसमें हम कहते हैं कि भारत के एक बहुत उभरते और चहेते और पूरी भारतीय बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग जगत के लिए एक हीरो बन के आए, विजेंद्र सिंह मूल रूप से रहने वाले हरियाणा के। एक बहुत अच्छा कारनामा जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 के ओलंपिक में, और यहीं से चर्चा में है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत के लिए सर्वप्रथम मेडल जीता। कैसा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। तो कांस्य पदक, ये भारत में एक पहले ऐसे मुक्केबाज थे जिन्होंने वर्ष 2008 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इनकी उपलब्धि ये रही है। एक दशक तक ये भारत की सेवा करते रहे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों से इनका साठगांठ भी रहा। कभी कांग्रेस ज्वाइन किए तो कभी बीजेपी ज्वाइन किए। वर्तमान में ये एशियाई बॉक्सिंग परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। क्या है एशियाई बॉक्सिंग परिषद? एशियाई बॉक्सिंग परिषद, देखिए यहां से अगर आपका क्वेश्चन बने तो 1982 में इसका गठन हुआ। 1982 में गठन हुआ। गठन कहां हुआ? बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में इसका गठन हुआ। तो उसी समय एशिया के लेवल पर पहली बार बॉक्सिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो वहां पे इसका गठन किया गया। देखा जाए तो एशिया रीजन के जितने भी देश होते हैं इसके सदस्य माने जाते हैं। तो एशियाई बॉक्सिंग परिषद का इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुड मॉर्निंग। सिलेबस के बारे में रोली पाल जी हमने क्लास करा दिया है, आप यूट्यूब चैनल पे वीजीएस क्लासेस पे देख सकती हैं। चलिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस पारंपरिक शिल्प कला को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया? कच्छ रोग शिल्प जो गुजरात का है, चिकनकारी जो लखनऊ का है, पोंडरू खादी शिल्पकला आंध्र प्रदेश, उदयपुर कोफ्तगरी धातु शिल्प राजस्थान। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जीआई टैग के ऊपर, हमने आप सबको कराया हुआ था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो हमने बात किया हुआ था जीआई टैग भौगोलिक संकेतक 1999 वस्तु एवं सेवा भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। ये एक संरक्षण अधिनियम है, ठीक है? इसके बारे में हम बात करते हैं। नीतू जी का आंसर सही है, वेरी गुड। पुंडरू खादी शिल्पकला। पुंडरू खादी शिल्पकला की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश
के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव में निर्मित होता है। इसके खास बात अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो इसे स्थानीय भाषा में इसे पुटनुलू कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? पटनुलू कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब थोड़ा सा हम फैक्ट की बात करते हैं। चलिए, फैक्ट ये है, स्पेशल फैक्ट ये है, डेटा क्या है? फैक्ट ये है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश 79, पहले नंबर पे है यूपी के पास 79 जीआई टैग है। और यूपी में अकेले वाराणसी शहर के पास 38 जीआई टैग है। और सेकेंड नंबर पे आता है तमिलनाडु के पास आई थिंक 74 जीआई टैग है। अभी हाल ही में मेरठ का जो गजक है, जिसे तिल या तिलवा या कुछ ऐसे तिलपट्टी इत्यादि के नाम से पूर्वांचल में कहा जाता है, मेरठ में इसे गजक कहा जाता है। तो मेरठ के गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के। तो पहले 78 था, अब 79 हो गया। 79वां कौन सा जुड़ा है आपका? मेरठ का गजक, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक एरिया का कुछ स्पेशल चीज हो, उसे, वो फेमस चीज हो, उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे भदोही का कालीन, बनारसी साड़ी, बनारसी पान, है ना, मेरठ का गजक। तो ये जीआई टैग मिलते हैं उनको, यानी ये उनकी वहां की विशेषता को दर्शाते हैं, वहां की उन चीजों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उस उद्योग में और भारी वृद्धि होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और एक बहुत ही बेहतर स्थिति में वो जगह जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, बात करते हैं जीआई टैग की। तो हमने 2-3 बातें बताई। पोंडुरु साड़ी जो है, पोंडुरु साड़ी जो है, ये खादी निर्मित है ना, और हाथ से बनाई जाती है, हस्तनिर्मित है। खास बात यह है कि ये महात्मा गांधी से प्रेरित है, यानी चरखे से निर्मित है, चरखे का उपयोग होता है। ठीक, वो 24 तीलियों वाला चरखा जो महात्मा गांधी चलाते थे, उनसे बनाई जाती है। दूसरी चीज इसे क्या कहेंगे? यह पहाड़ी, है ना, पहाड़ी लाल कपास पुनासा से बनती है। लाल कपास, पुनासा, ये 3 कपास को मिक्स किया जाता है और इन सारे कपास की रुई को वालुगा मछली जो है, वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी से सफाई करके फिर इसको, है ना, फिर इसको एक रेशम की तरह पिरोया जाता है। और सबसे जो उच्च कोटि का धागा होता है, जिसकी कह सकते हैं 120-124 यॉर्न रखा जाता है, बड़ी महीन होती है, बहुत महीन, उससे हाथ से बनाया जाता है। सोचिए कितनी गजब की कलाकारी है ना। हाँ, कितनी गजब की कलाकारी, इस पॉइंट को समझिएगा। तो पोंडुरु साड़ी जो खादी से निर्मित है, ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया। सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है। सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था जानते हैं? एनीवन, किसी को आइडिया? तो पहला जीआई टैग, पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग 2004 में दिया गया दार्जिलिंग चाय को। ठीक, अभी हाल ही में नागौरी अश्वगंधा राजस्थान का है, उसे दिया गया जीआई टैग। तो ठीक है, उसे जीआई टैग दिया गया। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सबको कितना बेहतरीन फैक्ट मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मुंबई। एआई के बारे में मैंने आप सबको बहुत डिटेल में बताया हुआ था। एक कंपनी है सर्वम एआई,
उसके साथ इसमें से एक राज्य ऐतिहासिक समझौता कर रहे हैं। समझौते करने के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक निवेश आएगा। इससे ये फायदा होगा कि भारत में सर्वप्रथम भारत द्वारा बनाए गए एआई का उपयोग किया जाएगा। 1,000 से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शुरू हो रहा है एआई में। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए अब एक बार हम बात कर लेते हैं। तो ये तमिलनाडु को दिया गया, सॉरी तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु क्या करेगा? सर्वम एआई के साथ समझौता करेगा, के साथ समझौता होगा, ठीक है। और इसमें निवेश कितना आएगा? रुपए 10,000 करोड़, रुपए 10,000 करोड़ का निवेश होगा, ठीक है, निवेश होगा। और इससे होगा क्या? लगभग 1,000 नौकरियां इससे सृजित होंगी। 1,000 नौकरियां क्या होंगी? इससे सृजित होंगी, ठीक है। नई नौकरियों का सृजन होगा। खास बात क्या है? उद्देश्य क्या है सबसे ज्यादा? कि उद्देश्य यह है कि घरेलू एआई, घरेलू निर्मित एआई का उपयोग भारत में होगा। एआई के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कह सकते हैं उपयोग को बढ़ावा देना। अगर मैं कहूं तो मैं इसमें गलत नहीं हूंगा। मेक इन इंडिया, भारत में जो कॉन्सेप्ट है, भारत में बनाए गए उत्पाद, घरेलू उत्पाद के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। ये एक महत्वाकांक्षी राज्य प्रेरित एआई है। अब आप इससे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। हु इज द फादर ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है? नीतू जी दार्जिलिंग चाय, वेरी गुड सर। ये फर्स्ट पेपर है या सेकंड लिख दिया कीजिए। ब्रजनंदन जी, करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, अब उम्मीद करूंगा कि भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु है। चलिए, एआई का जनक कौन है? हु इज द फाउंडर और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आई होप सो कि सबको इसका आंसर पता होगा। पिछली बार हमने आप सबको एआई के जनक के बारे में बताया। तो 1952 में एआई को सबसे पहले एक एल्गोरिदम लैंग्वेज उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। उनका नाम, एनीवन, किसी को कोई आइडिया? उनका नाम है जॉन मैकार्थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, एआई के जनक, एआई के जनक। ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, जॉन मैकार्थी। और इतना ही नहीं, हर एक सवाल में या हर एक एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। 1952 में इन्होंने सबसे पहले एक अपने, कह सकते हैं, गैरेज में इसका उपयोग किया हुआ था। भारत को शतरंज की दुनिया में 52वां ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्यन वर्षीय को दिया गया। आर्यन वर्षीय, आप इन्हें देख सकते हैं। आर्मेनिया में इन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। हाँ, ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। अंड्रानिक मार्गेरियान मेमोरियल टूर्नामेंट जो आर्मेनिया में है, उसमें इन्होंने ग्रैंड मास्टर 92 ग्रैंड मास्टर नंबर के हिसाब से इन्होंने अपना एक पद प्राप्त किया। खास बात यह है कि इन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ये 21 वर्ष के हैं, 21 वर्षीय। कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं, कोई विशेष कोच नहीं। ये स्वयं एक तरीके से सेल्फ लर्निंग इनके साथ हुआ। ये स्वयं से सीखे, घर में सीखे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। भारत में ग्रैंड मास्टरों में विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा, है ना, ऐसे कुछ नाम हैं जो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे उच्च कोटि के महान विभूति रहे, ठीक। और अभी भी देखिए भारत का नाम ऊंचा किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री सालेम बिन ब्रेक ने अपना इस्तीफा दे दिया। नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शाया मोहसिन जिंदागी, अहमद बिन मुबारक, रशाद अल अलीमी और महमूद अल जुनैद। यमन मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, मध्य एशिया का एक कंट्री है, जिसे हम गल्फ कंट्री कहते हैं। तो गल्फ कंट्री का एक देश है। यमन की अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो संयुक्त
सऊदी अरब समर्थित सरकार है, उसने सालेम बिन ब्रेक से इनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। देश की शांति और सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने इनका इस्तीफा मांगा और शाया मोहसिन जिंदानी इनको यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यमन में जो है वो सऊदी अरब समर्थित सरकार है। खास बात यह है कि ऐसे देशों में यमन हो गया, फिलिस्तीन हो गया, है ना, एक बहुत समय पहले शांति प्रिय देश हुआ करते थे, लेकिन आतंकवाद की चपेट में आकर ये सब देश खत्म होने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे। सीरिया को देखिए, ISIS का पूरा गढ़ रहा है सीरिया। तो ऐसे देशों के, वही मैं कह रहा हूं, कहां तख्ता पलट हुआ। फर्स्ट पेपर की क्लास नहीं चलती यहाँ। हाँ, आप शायद क्लास देखती नहीं है या फिर आपको मिलता नहीं है। UGC नेट फर्स्ट पेपर की प्रॉपर क्लास चलती है। जिया सिंह जी, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि क्लासेस कौन कौन सी चल रही हैं। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, GS का बैच जो भी छात्र छात्राएं ज्वाइन करना चाहते हैं, VGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप GS का बैच ले सकते हैं। GS आपका BEO के एग्जाम, HEO के एग्जाम, साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जितने एग्जाम्स और वनडे किस से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं, आपको GS बहुत काम देगा। सो आप GS की इस बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन्होंने एक अवार्ड दिया। किस बैंक को बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया? कैनरा बैंक, बंधन बैंक, कर्नाटका बैंक, HDFC होना चाहिए, HDFC बैंक। ठीक है, किस बैंक को दिया गया? तो देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड देती है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड क्यों देती है? ये इसलिए देती है कि कौन से बैंक ने डिजिटल बैंकिंग में ज्यादा बेहतर काम किया है। कहने का मतलब तकनीक आधारित बैंकिंग दिशा में आगे बढ़ोतरी की है। अगर मैं कहूं तो सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अच्छा काम किया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिनटेक, फिनटेक का अर्थ होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक कंपनियां होती ना, फिनटेक, तो फिनटेक का अर्थ होता है फाइनेंशियल और टेक का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां जिसमें आपके बैंक आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पेमेंट गेटवे सिस्टम आते हैं, जिसमें आपका गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, भीम UPI आ गया, ये सब फिनटेक कंपनियां हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिनटेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ लागू करने में बहुत ज्यादा उपयोग या काम किया हो, वो कर्नाटका बैंक है। तो कर्नाटका बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अवार्ड से संबोधित, ये सम्मानित किया गया, क्योंकि तकनीक, बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक की दुनिया या तकनीक को बेहतर तरीके से, बेहतर प्रबंधित तरीके से लागू किया गया है। ठीक, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है 3:30 से है UGC नेट की क्लास। आज आप लोग जुड़िएगा, ठीक है, और आप सबको बहुत अच्छे तरीके से क्लास मिलेगा। तो फिनटेक कंपनियां, पहली चीज तो याद रखिएगा, जैसे एडिटेक कंपनियां होती है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे VGS क्लासेस एक एडिटेक कंपनी है ना, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एडिटेक कहलाती हैं। वैसे फिनटेक कंपनियां जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। कर्नाटका बैंक फिनटेक कंपनी के रूप में, बैंक भी कंपनी के रूप में आता है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2014 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से कंपनी के रूप में आएंगे वो सीधे सीधे देखा जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहां इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा? नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, ये देखिए ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, ये दिया गया है आपके सामने और बहुत अच्छा सवाल है। ये 19 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच में इसका आयोजन होगा। 19 मार्च से 22 मार्च 2026 है ना, 2026 में इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन होगा कहां? यशोभूमि में होगा। इसका आयोजन कहां होगा? यशोभूमि। तो यशोभूमि कहां है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, यशोभूमि में। ठीक, ये क्यों किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के इस काम को, या इसका आयोजन करने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड
भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। भारत बिजली के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कितना आगे जा रहा है? भारत वैश्विक मंच पर भारत की ऊर्जा समृद्धि क्या है? सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इस एनर्जी सेक्टर में भारत हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई, भारत कहाँ आगे जा रहा है? ठीक है, हाँ 7 का ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये केवल ये देखा जाएगा कि भारत इस समय वैश्विक क्षेत्र में या वैश्विक मंच पे ऊर्जा उत्पादन में कितने स्तर पे है। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो चल रहा है, शहरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा उत्पादन यानी सोलर एनर्जी की उत्पादन संख्या बढ़ रही है। बहुत पहले 2014 के पहले अगर आप देखेंगे तो 2.44 गीगावाट था, जो अभी काफी बढ़ गया है, नियर अबाउट एग्जैक्ट एक डेटा नहीं है, लेकिन लगभग मान चलिए 39% प्लस इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, पेरिस जलवायु परिवर्तन, जिसमें ये हम ये कह सकते हैं COP21 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिस में हुआ 2015 में, उसमें कहा गया कि टेम्परेचर को पूर्व औद्योगिक यानी औद्योगिक काल शुरू होने से पहले 1750 से पहले जो उस समय टेम्परेचर था 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात की गई। उसमें भारत सरकार क्या योगदान दे रहे? तो हम गोबर गैस योजना चालू किए, गोवर्धन योजना, हम नेचुरल एनर्जी यानी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट में हम अग्रणी तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम बेहतर कर सके, वनावरण, वृक्षावरण इत्यादि में भारत सरकार जितना प्रयास कर रही है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी भारत में आपको देखने को मिल जाएगा, पहाड़ों पे हो या फ्लोटिंग सोलर पार्क हो तो आपको देखने को मिलेगा। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का मतलब ही यही है कि वैश्विक स्तर पे भारत क्या बेहतर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? नासा ने किस मिशन के तहत 2026 की शुरुआत में मनुष्यों को चंद्रमा की परिक्रमा पर भेजना है? आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, लूनर गेटवे या वाइपर? नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? नासा कहां की स्पेस एजेंसी? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, भारत की क्या है? इसरो। भारत की क्या है? इसरो। तो नासा की स्पेस एजेंसी ने ऐसा माना है कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच, फरवरी से अप्रैल 2026 इसके बीच में आर्टेमिस 2 के माध्यम से मनुष्यों का एक दल चंद्रमा की परिक्रमा करने जाएगा, जो 10 दिन की यात्रा होगी और इसमें लगभग 3 से 4 लोग शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर मनुष्यों का जीवन स्थायी रूप से बसेगा या नहीं, इस चीज का पता लगाना, और जब चंद्रमा पर अगर मनुष्य बस सकते हैं तो चंद्रमा से मंगल मिशन की तरफ बढ़ने की एक क्षमता को विकसित करना नासा का परम उद्देश्य है, याद रखिएगा। आर्टेमिस 2 इस कार्यक्रम की पहली मानवयुक्त उड़ान होगी। बहुत पहले अमेरिका ने मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने का काम किया, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आई जो नहीं हो पाया। तो लगातार दुनिया के कई देश, भारत ही देखिए, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भी देशों में शामिल हो चुका है। तो इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिसका स्पेस पर राज होगा उसका पृथ्वी पर राज होगा, क्योंकि स्पेस के माध्यम से पृथ्वी पर वो नजरें गड़ा कर रख सकता है। तो इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत का इसरो दुनिया में एक ऐसा अंतरिक्ष संस्थान के रूप में उभरा है जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही किफायती और बहुत ही प्रोडक्टिव और साथ ही साथ लाभदायक रूप से सैटेलाइट को लॉन्च करती है। हमारा PSLV, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसरो का एक कह सकते हैं गरुड़ वाहन है ना। तो इस तरीके से काम करते हैं एजेंसियां। फिलहाल इन सब मुद्दों पे हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों है।
यहाँ पे आप दोनों को देख रहे हैं तो दोनों हैं। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और यूरोपीय परिषद के, ये कौन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। और अगर बात करते हैं उर्सुला वॉन डर लेयन की, तो ये यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है, ठीक। और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर भी है, यूनियन की अध्यक्षा है, ठीक। भारत और यूरोप के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो गुटनिरपेक्ष देशों का एक अध्यक्ष के रूप में काम करता है, भारत की बढ़ती साख यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में भारत की बढ़ती साख इससे जानी जा सकती है, ठीक है। हालांकि कुछ टुच्चे लोग हैं जो उछलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोटेशन था कि अच्छा पड़ोसी मिलना बड़ा मुश्किल है और जब नीच पड़ोसी मिलना बड़ा आसान है। भारत एक ऐसा देश है कि इससे नीच पड़ोसी मिले हुए हैं। अभी तक तो एक ही कैटेगरी में था, अब दूसरा शामिल हो गया है, पगला देश, ठीक। तो ये लोग, खैर कोई बात नहीं, चीजें चलती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा लेक एरी किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत कनाडा के बीच में तो संभव ही नहीं है। कहाँ कनाडा है, कहाँ भारत है? रशिया यूक्रेन, हाँ संभव हो सकता है। तंजानिया युगांडा, ये भी संभव हो सकता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये तो खत्म है भाई, एक ही तो बात ही मत करिए, कहाँ भारत, कहाँ कनाडा, ठीक। तो ये तो संभव है नहीं। ये लेक साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न हुआ है, यानी साइनोबैक्टीरिया से एक माइक्रोसिस्टीन विष उत्पन्न होता है। एक विषाक्त चीजें हैं जिसका जल पीने से मनुष्य के साथ साथ जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा फॉल है नियाग्रा फॉल, वहीं से निकलती है नियाग्रा नदी। तो नियाग्रा नदी के माध्यम से आप देखेंगे डेट्रॉयड, यूरन और रेशिन, ये कुछ नदियां निकलते हैं, उन नदियों के माध्यम से ये लेक बना है और ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। तो लेक एरी ये कहाँ पे है? तो लेक एरी साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न माइक्रोसिस्टीन नामक विष से उत्पन्न हुआ है। ये विषाक्त हो चुका है, ये जहरीला पानी हो चुका है। इसका जल का सेवन करने से जानवर, मनुष्य सब के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। करेक्ट आंसर डी होगा, सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। और लेक एरी ग्रेट्स चौथा सबसे बड़ा लेक, यानी विश्व का चौथा सबसे बड़ा लेक ऐसा माना जाता है। तो ये जब आप बात करेंगे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, तो ये देखने को मिलेगा, ये सीमा बनाता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मिजोरम। सवाल जब भी पढ़िए तो ये ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आज का नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 12वें का संस्करण हो चुका है, ये हो चुका था बहुत पहले ही असम में, ठीक है, असम के कांजीरंगा में, असम के कांजीरंगा में। असम सरकार क्या की है कि असम में जितने भी होटल्स से यानी सर्विस सेक्टर से जो भी रिलेटेड है, फूड ब्लॉगर हो, टूरिज्म ब्लॉगर हो, सबको आमंत्रित किए हुए थे। होटल्स वालों को आमंत्रित किए थे, टूरिस्टर्स को आमंत्रित किए थे कि आप आइए असम में। और असम में गए और वहां पे असम की खूबसूरती, कांजीरंगा नेशनल पार्क हो या फिर मिकिर की पहाड़ियां हो, असम ब्रह्मपुत्र के कह सकते हैं कैचमेंट एरियाज हो, तो असम के या फिर कह सकते हैं जो मानस अर्गा नेशनल पार्क है, उन सब असम की संस्कृति को दिखाया गया। बिहू जो वहाँ का एक उत्सव है उसको दिखाया गया। तो इस प्रकार से असम की सांस्कृतिक कलाओं, असम के प्राकृतिक सौंदर्यता इत्यादि को दिखाया गया। इससे होगा क्या, असम में टूरिज्म का जो है सेक्टर बढ़ेगा, टूरिज्म से रेवेन्यू आएगा। भारत में पर्यटन से सबसे, हम ये नहीं कहेंगे सबसे ज्यादा, लेकिन पर्यटन एक ऐसा
टूल हो सकता है जो भारत को रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो पर्यटन में भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ भारत विविधताओं का देश है, तो कल्चरल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का एक कह सकते हैं योजना भी लागू की हुई है। इसमें क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु का व्यक्ति हरियाणवी संस्कृति सीखेगा, हरियाणा का व्यक्ति तमिलनाडु की संस्कृति को सीखेगा। सांस्कृतिक विविधता में सांस्कृतिक एकीकरण को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व भर में वैसे ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों, विभिन्न प्रकार की संस्कृति के रूप में भारत को देखा जाता है। तो टूरिज्म के साथ साथ अगर हाइजीनिंग पे और फोकस किया जाता है, स्वच्छता पे और फोकस किया जाता है, तो भारत पर्यटन की में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। महाकुंभ को आपने देखा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दर्जा दिया गया। पिछली बार 2025 में लगभग 80 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों रहे। दुनिया के कई ऐसे देश कुंभ में आए और यूपी सरकार की, भारत सरकार की क्राउड मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उसको देखा और कहा इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी क्राउड को एक तरीके से मैनेज कर पाना बहुत ही अच्छा उदाहरण। तो विश्व में क्राउड मैनेजमेंट का एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करने का काम महाकुंभ ने किया हुआ है। ठीक, क्लियर। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इन सबके पीछे बहुत ही बड़ा एक एप्लीकेशन ऐड होता है। हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि चीजें क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पीएम अभिम योजना क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, ये है क्या? नई रेलवे बनाना, वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करना, भारत में शिक्षा प्रणालियों में सुधार, या स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना। तो स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना क्या है? पीएम अभिम। अभिम का अर्थ होता है आयुष्मान भारत बुनियादी मिशन या इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि ये है क्या। तो आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बात है। इसमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के लिए होगा क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का बजट 2025-26 के लिए लागू किया गया था। 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 64,180 करोड़ का बजट दिया गया था। भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र पे मजबूती से काम कर सके, स्टेट की गवर्नमेंट उसको काम कर सके। लोकल अर्बन सोसाइटी जो है या लोकल अर्बन गवर्नमेंट को इसमें शामिल किया जा रहा है। अभी आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने की प्रक्रिया में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यह प्रयास ये रहेगा कि भारत में जो 3 लेयर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों लेवल पे मेडिकली ट्रीटमेंट को और मजबूती प्रदान करना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी संरचना को और बेहतर करना, अलग अलग इक्विपमेंट को ऐसे क्षेत्रों में जहां पे संचार के साधन नहीं है उन तक पहुंचाना। तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए ऐसा हो कि फर्स्ट एड पहले आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाए, इसलिए सरकार इस तरीके से काम कर रही है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिक्स 2026 के थीम का उद्देश्य क्या है? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और धारणता के लिए निर्माण, समावेशिता, संवाद और साझा विकास, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 जनवरी को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए, देखिए 13 जनवरी को लोगों का अनावरण किया। ठीक है, लोगों का अनावरण किया और लचीले, नवाचार और सहयोग एवं धारणता के लिए निर्माण, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लाया। ब्रिक्स के हम एक मेंबर हैं। अब आने वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। कितने देश ब्रिक्स के मेंबर हैं? ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। तो कितने मेंबर हैं ब्रिक्स में, कितने देश शामिल हैं? ठीक है,
इंपॉर्टेंट बात है, जो भी छात्र छात्राएं जानते होंगे तो आंसर दे देंगे। ब्रिक्स से अगर हम देखें यहां पे तो ब्राजील इसमें आएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। रूस, आर से रशिया, आई से इंडिया आएगा, सी से चाइना आएगा, एस से साउथ अफ्रीका आएगा, एस से साउथ अफ्रीका आएगा। और कितने देश इसके मेंबर बने हैं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि भारत में हो रहा है तो भारतीय संस्कृति को दिखाया जाएगा। नमस्ते एक शब्द है जो भारतीयता को जीवंत करता है। यह भारत की आत्मीयता, भारत की भावना, सम्मान और सौहार्दपूर्णता को एक केंद्र बिंदु मानकर चलता है। तो ब्रिक्स में नमस्ते शब्द को एक प्रतीक के रूप में रखा जाएगा। अभी जब होगा, इसकी शुरुआत होगी, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे तो इसके बारे में और हम डिटेल पे एक चर्चा करेंगे। ब्रिक्स की करेंसी क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत के निवेश चार्ट में किस राज्य ने 25.3% प्रस्तावित पूंजी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान यहाँ पे दिखेगा, आंध्र प्रदेश का दिख रहा है 25.3% के साथ। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे ओडिशा है 31.1%, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है 12.8%, ठीक है, तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद आपके तेलंगाना है 9.5%, गुजरात है 7.1%, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तमिलनाडु 4.9%, तमिलनाडु इसमें नहीं है 4.9%, राजस्थान 4.3%, राजस्थान 4.3%, ठीक। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2.7% है, यूपी क्या है 2.7%। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक चार्ट है जो इसमें सीधे सीधे एक क्वेश्चन निकाल के ले आएगा। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 जिसका कोड नेम अनुसंधान है, मुख्य रूप से किस संगठन के लिए विकसित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और भारतीय सेना। तो DRDO के लिए इसको विकसित किया गया है, DRDO के लिए इसको विकसित किया गया है। एक छोटा